हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सलमान गनाई। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है द इमर्जेंस ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स। यस, देखिए अभी तक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया और पढ़ लिया क्या कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में, उसके बाद कोल्ड वॉर वाला जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। और कोल्ड वॉर वाला टाइम पीरियड ही ऐसा टाइम है जब यूएसए एंड यूएसएसआर एज अ टू सुपर पावर्स के तौर पर इमर्ज होकर आती हैं। देखिए, कोल्ड वॉर के स्टार्ट होने से पहले जो वर्ल्ड है ना, मैं आपको कहूँ तो वो मल्टी पावर्स में डिवाइडेड था। इटली में मोसोलिनी पावर में था, जर्मनी में हिटलर पावर में था, बट बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग लीडर्स पावर्स में थे। बट जैसे ही कोल्ड वॉर वाला टाइम पीरियड जब स्टार्ट होता है, बाकी सब कंट्रीज हार जाती हैं और सिर्फ यूएसए एंड यूएसएसआर जो वो नेशंस हैं वो टू सुपर पावर्स के तौर पर इमर्ज होकर आती है। अब देखिए, ये जब सुपर पावर्स के तौर पर इमर्ज होकर आती है ना, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। बट इनके बीच में जो राइवलरी कंटिन्यू थी ना, जो इनके बीच में आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स इफ आई से वो बने थे, और इनके बीच में जो मिलिट्री जो स्टॉक है वो पाइल अप करने में कंट्रीज लगी हुई थी, और टेंशन्स इमर्ज थे इन दोनों कंट्रीज के बीच। तो इनके चलते क्या होता है कि दोनों कंट्रीज टीम और ग्रुपिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड बिटवीन द टू अलायंस सिस्टम। यस, अलायंस सिस्टम क्या हुआ? मैं आपको अगर कहूँ तो ये टीम बनाना समझ लो, ग्रुपिंग्स बनाना। लाइक अगर मैं और मेरा कोई फ्रेंड है, हम लड़िए तो कुछ जो हमारे क्लास के फ्रेंड्स हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे और कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे को सपोर्ट करेंगे, राइट। इसी तरीके से ये जो दो कंट्रीज़ हैं वो भी ग्रुपिंग्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं, राइट। और बहुत सारी कंट्रीज़ को मतलब वो अपने ग्रुप में लाने लगे और अपनी टीम में लाने लगे। इससे क्या होता है कि वो ये दर्शाने लगे कि देखो भाई, हमारा जो ब्लॉक है वो कितना पावरफुल है। ऑब्वियसली बात है, अगर किसी कंट्रीज़ के साथ बहुत सारी और भी सारी कंट्रीज़ जॉइंट है तो इसका मतलब है कि वो कंट्री पावरफुल है, राइट। और उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस पावरफुल सेंस को अचीव करने के लिए कंट्रीज़ ग्रुपिंग बनाना स्टार्ट करने लगी, राइट। A state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpower and its allies. Yes. देखिए, अब जो बाकी कंट्रीज थी ना, अगर उन्होंने यूएसए को ज्वाइन किया या फिर यूएसआर को ज्वाइन किया तो उनका पर्पस क्या था कि remain tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpower and its allies. इनको जो पर्पस था वो ये था कि अगर हम एक सुपर पावर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, हम अगर उसके साथ ज्वाइन होंगे, इससे क्या होगा कि जो सेकंड सुपर पावर है उसके इन्फ्लुएंस से हम कहीं ना कहीं बच जाएंगे। और अगर हमने यूएसए को ज्वाइन किया तो यूएसए हमारी हेल्प करेगा कब? जब यूएसआर अगर हम पे इन्फ्लुएंस करने की ट्राई करेगा। अगर हम यूएसआर को ज्वाइन करेंगे तो यूएसआर हमारी हेल्प करेगा कब? जब यूएसए हमें अटैक, इन्वेड या फिर जो भी चीज़ करने की कोशिश करे, राइट। इस मोटिव के साथ इन्होंने सुपर पावर्स को ज्वाइन करा। द स्मॉलर स्टेट्स इन द डिफरेंट अलायंसेस यूज्ड द लिंक टू द सुपर पावर्स फॉर देयर ओन पर्पसेस। यस, और बहुत सारे ऐसे ही पर्पसेस थे जिनके लिए जो छोटी छोटी स्टेट्स थी उन्होंने यूएसए ब्लॉक को और यूएसआर ब्लॉक को ज्वाइन करा। वो सभी पर्पसेस क्या थे, चलो उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये छोटी छोटी कंट्रीज थी ना, जो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी ब्लॉक्स के साथ ज्वाइन होना चाहती थी, और उन्हें होना भी था। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होते तो वो जो यूएसए या यूएसआर था वो किसी ना किसी तरीके से उनको अपने अंडर ले लेते, इन्वेजन के थ्रू, अटैक के थ्रू। तो अपनी रेस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए उन छोटी छोटी कंट्रीज़ ने क्या सोचा कि इससे पहले कोई कंट्री हमें खुद आके अटैक करके अपने अंडर कर दे, हमें चाहिए कि हम खुद से क्या करें कि ज्वाइन कर लें किसी ब्लॉक को। इससे क्या होगा कि उनकी रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी। और वो उन्होंने अपनी शर्तें रखी उनके सामने कि अगर हम आपको ज्वाइन करें तो हमारे साथ यही प्रोमिस करो। और हुए भी थे ये प्रोमिस। वो प्रोमिस क्या थे वो, और ऐसा हो गया था कि बहती गंगा में इन्होंने हाथ धोना ही था, किसी ना किसी ब्लॉक को ज्वाइन करना था। अगर नहीं करते तो कंट्रीज़ जो यूएसआर होगी, जो यूएसए हो गया, वो किसी ना किसी तरीके से इनको अपने अंडर ले लेते, राइट। तो फिर इन्होंने चाहा कि हमारी रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी, हमें कोई कंट्री अटैक नहीं करेगी, इससे पहले ही हम किसी ना किसी ब्लॉक को ज्वाइन कर देंगे,
राइट। और उन्होंने अपनी जो शर्तें सामने रखी उनको फुलफिल किया गया और उनके साथ ही प्रॉमिस किया गया कि अगर they got the promise of protection, weapons and economic aid against their local rivals, mostly regional neighbors whom they had rivalries. इनके साथ ये प्रॉमिस किया गया कि अगर किन्होंने किया कि प्रॉमिस यूएस एंड यूएसआर ने छोटी छोटी कंट्री से प्रॉमिस किया कि अगर आप हमें ज्वाइन कर देते हो तो हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी सपोर्ट करेंगे बहुत सारे ग्राउंड्स पे। कैसे कि अगर हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, वेपन्स देंगे और इकोनॉमिक एड देंगे अगेंस्ट दियर लोकल राइवल्स, मोस्टली रीजनल नेबर्स होम दे हैड राइवल्स। बोलते हैं कि अगर आपकी लोकल राइवल्स किसी के साथ, किसी कंट्रीज के साथ हैं तो क्या होगा कि अगर आप कभी अटैक होता है, कभी लड़ाई छड़ाई होती है तो हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको अगर वेपन्स चाहिए होंगे हम आपको वेपन्स देंगे। और आपकी अगर आप हमें ज्वाइन करते हो एंड आपकी कंट्री में कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है या इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हो जाती है तो वी विल बी देयर टू हेल्प यू, राइट। ये सभी कुछ प्रोमिसेस थे जो ब्लॉक्स ने दिए थे छोटी छोटी कंट्रीज को। और इसके वजह से क्या होता है, इंटायर वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू कैंप्स। यस, एज द टाइम पास्ड बाय क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज ज्वाइन करने लगी अलग अलग नेशंस को, यूएसए एंड यूएसआर को। और जैसे ही कंट्रीज ज्वाइन करने लगी यूएसए को, यूएसआर को, ऑब्वियस ही बात है फिर जो वर्ल्ड है वो व्हाट आई कैन से दो कैंप्स में डिवाइड हो गई। ईस्टर्न अलायंस वी कैन से, वेस्टर्न अलायंस, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है उसके बाद। और हाँ, वर्ल्ड जो है वो डिवाइड होने लग गया, राइट। कुछ जो कंट्रीज हैं वो यूएसए को ज्वाइन करने लगी, कुछ कंट्रीज जो हैं वो यूएसआर को ज्वाइन करने लगी। और जो ये डिवीजन होता है कंट्रीज का, द डिवीजन फर्स्ट हैपेंड इन यूरोप, राइट। वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस, यस। देखिए जो ये व्हाट आई कैन से, जो ये अलायंस सिस्टम का स्टेज था ना, अगर मैं आपको कहूँ तो ये पहले कहाँ पे हुआ था, ये जो स्टेज अलायंस सिस्टम का बना है ना, ये सबसे पहले यूरोप की कंटिनेंट में बना है, राइट। फर्स्ट टाइम जो डिवीजन हुई थी कंट्रीज की कि हम यूएसए को ज्वाइन करेंगे और कुछ कंट्रीज यूएसआर को ज्वाइन करेंगे, वो यूरोप वाली जो कंटिनेंट है वहाँ पे डिवीजन हुआ था, राइट। कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने यूएसए को ज्वाइन किया। वेस्टर्न जो यूरोप था ना, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर लूँ, ये यूरोप आ गया तो क्या होता है, जो वेस्टर्न यूरोप था उन्होंने यूएसए को ज्वाइन कर दिया, राइट। और जो ईस्टर्न यूरोप था, ईस्टर्न यूरोप, इसको ले लो आप वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, राइट। ये यूएसए को ज्वाइन कर देते हैं और ये यूएसएसआर को ज्वाइन कर देते हैं, राइट। और यही वो कंटिनेंट है जहाँ पे फर्स्ट टाइम डिवीजन देखने को मिलता है, राइट। बहुत सारी कंट्रीज़ ने यूएसए को ज्वाइन किया और बहुत सारी कंट्रीज़ ने यूएसआर को ज्वाइन किया। सारी यहाँ पे वाइट बोर्ड है, यहाँ पे मैं मैप ड्रॉ नहीं कर सकता था। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपकी बुक है, जो आपकी बुक है वहाँ पे आप पेजेस को खोलिए, वहाँ पे देखिए आपको मैप दिया गया होगा, रेड एंड येलोविश में ड्रॉ किया होगा कंट्रीज़ को। जो रेड कंट्रीज़ हैं वो रशिया के साथ होती हैं और जो येलोविश में दिखाया गया हुआ है वो यूएसए को ज्वाइन करती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एक इंसाइट मिलेगा, एक अच्छा कंसेप्ट बैठ जाएगा आपके माइंड में कि कौन सी कंट्रीज़ किस अलायंस के साथ जुड़ी हुई थी, राइट। अब देखिए जो अलायंसेस थे ना उनका भी नाम था। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उन्होंने यूएसए को ज्वाइन किया और यूएसए का जो ब्लॉक था उसका नाम वेस्टर्न अलायंस दिया गया। और जो यूएसआर की ग्रुपिंग्स थी जो उनके साथ कंट्रीज़ मिली और उन सभी कंट्रीज़ को मिलाकर ईस्टर्न अलायंस का नाम दिया गया, राइट। अब देखिए जो ये वेस्टर्न अलायंस है ना, जिसको यूएसए लीड कर रहा होता है, वो नाटो जो ट्रीटी है उसको साइन करता है, राइट। एक ग्रुपिंग बनाता है जिसका नाम ये नाटो रखता है। और जो ये नाटो है इसका जो फुल फॉर्म आई कैन से नाटो या नाटो जो भी बोलो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जब आप वर्ल्ड में देखेंगे ना तो अटलांटिक ओशन है, राइट। अगर इसको डिवाइड करेंगे नॉर्थ एंड साउथ, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के जो ऊपर जो नॉर्थ अटलांटिक है वहाँ की जो सभी कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये साइन किया था, तो इसलिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहा जाता है, राइट। और ये जो नाटो है वो कब एग्जिस्टेंस में आता है, 1949, राइट।
देखिए इसका जो प्रिंसिपल फंक्शन था ना, इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 12 कंट्रीज, मतलब इससे 12 कंट्रीज ने इनिशियली स्टार्ट किया था, विच डिक्लेयर दैट armed attack on any of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. A good step, right? देखिए नाटो की जो कंट्रीज थी ना, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर नाटो में जितनी भी कंट्रीज है, उन कंट्रीज पे अगर कोई भी अटैक करता है, कोई भी अब अटैक कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है जो सेकंड ब्लॉक है, अगर वो अटैक करता है नाटो की किसी भी कंट्रीज में, तो नाटोज की जो कंट्रीज है वो पीछे नहीं हटेंगी, वो सभी कंट्रीज मिलकर उस ब्लॉक या उस कंट्रीज के अगेंस्ट में लड़ना स्टार्ट कर देंगे. इट वॉज देयर प्रिंसिपल फंक्शन, राइट. अब देखिए इन्होंने नाटो बनाया, यूएसए ने नाटो बनाया, अब यूएसआर बोलेगा भाई मैं पीछे क्यों रहूँ, तो इन्होंने भी एक जो ग्रुपिंग है वो बना दी. और जो ईस्टर्न अलायंस जो जिसको लीड कौन कर रहा था, यूएसएसआर, वो कौन सी ग्रुपिंग बनाता है, वॉर्सो पैक्ट. ये वॉर्सो पैक्ट साइन करता है, राइट. और वॉर्सो पैक्ट नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये पोलैंड की जो कैपिटल है वॉर्सो, वहाँ पे साइन किया गया था, तो इसलिए इसको वॉर्सो पैक्ट किया ये बोला जाता है. सॉरी रिपीट किया जा रहा हूँ मैं. द ईस्टर्न अलायंस नॉन एज वॉर्सो पैक्ट विच The Eastern Alliance, which came to be known as Warsaw Pact, was led by the Soviet Union. It was created in 1955. देखिए अब जो ईस्टर्न अलायंस है ना, जिसको लीड कौन कर था, यूएसएसआर, उन्होंने जो अपनी ग्रुपिंग बनाई उसका नाम इन्होंने वॉर्सो पैक्ट दिया, राइट. और इस वॉर्सो पैक्ट को साइन किया गया था वॉर्सो कैपिटल में, राइट. वॉर्सो कैपिटल है किसकी, पोलैंड की. और इसमें जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और बहुत सारी कंट्रीज़ साथ में मिली, और उनका भी जो प्रिंसिपल फंक्शन था वो क्या था. इट्स प्रिंसिपल फंक्शन, वॉर्सो पैक्ट का जो प्रिंसिपल फंक्शन था वाज टू काउंटर नाटोज फोर्सेज इन यूरोप, राइट. अब देखिए जो इनका प्रिंसिपल फंक्शन था ना, जो इनका व्हाट आई कैन से द मेन मोटिव था, वो ये था कि यूरोप में जो कुछ कंट्रीज़ जो आई कैन से ईस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो यूएसआर के साथ जॉइन थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर नाटो अटैक करता है या उनकी जो फोर्सेस है वो हावी हो जाती हैं, तो उनको पिछाड़ने के लिए, उनको चेक करने के लिए वो जो वॉर्सो पैक्ट है वो साइन किया गया था, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज साथ में मिली थी, राइट. अब ज़रूरत तो नहीं थी, बट चूँकि इन्होंने यूएसए ने बनाया नाटो, तो यूएसआर पीछे नहीं रहेगा. आप देख सकते हैं पहले भी यूएसए ने वेपन्स बनाए हुए थे, तो यूएसआर बोलता है भाई मैं पीछे क्यों रहूँ, तो उन्होंने भी बनाया, राइट. उन्होंने एक हाइड्रोजन बम बनाया, यूएसए बोलता है भाई मैं पीछे क्यों रहूँ, उन्होंने भी हाइड्रोजन बम बना दिया. इट वॉज काइंड ऑफ रेस, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए अलायंस बिल्डिंग सिस्टम इन द टाइम पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर वाज ऑन इट्स पीक. यस, देखिए कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ना जो अलायंस बिल्डिंग सिस्टम था वो बहुत तेजी से चल रहा था, राइट. यूरोप जो अलायंस बिल्डिंग सिस्टम यानी कि अब यूएस एंड यूएसआर जो ग्रुपिंग्स बनाने में लगे हुए थे वो बहुत तेजी से चल रहा था. यूरोप बिकम द मेन एरिया, यू कैन से एरिया टू इट, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर्स. In some cases, the superpowers use their military power to bring countries into their respective alliances. Yes, देखिए यूरोप एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ना जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे, राइट. क्योंकि यहीं से जो अलायंस बिल्डिंग सिस्टम का जो स्टेज है वो स्टार्ट हुआ. बहुत सारी कंट्रीज वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस में डिवाइडेड हो गई. कुछ कंट्रीज यूएसए को बांट दी गई, कुछ कंट्रीज यूएसआर को बांट दी गई. और क्या है कि in some cases the superpowers use their military power to bring countries into their respective alliances. कुछ केसेस में ना जो सुपर पावर्स थी उन्होंने मिलिट्री इन्वेजन का यूज किया, मिलिट्री पावर का यूज किया कुछ कंट्रीज को. अब कुछ कंट्रीज उन्होंने ज्वाइन कर दिया तो कर दिया, उनको प्रोमिसेस भी मिल गए, मतलब एक अच्छी बात है. बट जिन्होंने नहीं किया तो उनको फिर मिलिट्री पावर के थ्रू अपने अंडर लाया गया, किसी न किसी तरीके से उन कंट्रीज में अपने पपेट्स बिठाए गए, कहीं ना कहीं इलेक्शंस मॉडिफाई करवाए गए मेन ब्लॉक्स के थ्रू उन कंट्रीज में, और मिलिट्री पावर्स का यूज किया गया हुआ था, राइट. इसके बाद हम अगर समझें, इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया द यूएसए बिल्ड एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड सीटो एंड सेंटो. देखिए साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है ना, और वेस्ट एशिया और व्हाट आई कैन से और ईस्ट एशिया, यस, इन सभी रीजन्स में कब्जा जमाने के लिए, उन सभी कंट्रीज़ जो वहाँ एरिया की जो कंट्रीज हैं उनको अपने अंडर लाने के लिए जो यूएसए है इसने एक अलायंस सिस्टम बनाया जिसका नाम है
सीटो एंड सेंटो। सीटो में कौन सी कंट्रीज आती हैं? जो साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में आती हैं, और सीटो की फुल फॉर्म ही है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो जो वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ है इसमें इंक्लूडेड थी, और ये भी यूएसए का एक अलायंस सिस्टम है। मैं पहले ही आपको बोल दिया था कि अलायंस बिल्डिंग सिस्टम जो इस टाइम पीरियड में था, कोल्ड वॉर पीरियड में था, वो बहुत हाई था, क्योंकि आप देख सकते हैं नाटो जो बना था वहाँ से वार्सो पैक्ट बना था यूएसआर के द्वारा, और बाद में यूएसए के द्वारा फिर से बनाया गया सीटो एंड सेंटो। आप देख सकते हैं अलायंस बिल्डिंग सिस्टम कितना हाई था। अब सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीज थी, आई वुड सजेस्ट यू कि आप मैप को खोलें और वहाँ पे सर्च, यू कैन सर्च एट ऑन योर फोन कि जो सीटो मैप है वो आपको दिखाएगा फ़ोन। वहाँ पे आप देखोगे कौन सी कंट्रीज़ जो थी वो सीटोज़ में थी, सेंटो में थी। इससे क्या होता है कि एक क्लियर माइंडसेट बैठ जाता है और फिर चीज़ें कभी नहीं भूलती। बट फिर मैं आपको बता दूँ, अगर साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, तो अगर मैं एशियन ये पार्ट बनाऊँ, इसको डिवाइड करूँ, तो ये आ जाएगा ईस्ट एशिया, राइट, ये आ जाएगा वेस्ट एशिया, राइट, ये ईस्ट एशिया है, तो ये नॉर्थ एशिया आ जाएगा, ये साउथ एशिया आ जाएगा, राइट, ये वाला पार्ट। तो जो ये वाली कंट्रीज है मैक्सिमम वो सीटों में थी, राइट। उसके बाद हम देखते हैं द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग क्लोज रिलेशंस विद रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम एंड इराक। यस, जब यूएसए ने साउथ ईस्ट एशियन की जो कंट्रीज़ है ना वहाँ पे अपनी पकड़ जमाई, तो क्या है कि अब यूएसआर भी काउंटर करने की कोशिश करेगा। समझने की कोशिश करें तो कोल्ड वॉर ना मैक्सिमम ऑलमोस्ट काइंड ऑफ रेस है, राइट। उन्होंने वेपन्स बनाए तो मैं भी बनाऊंगा, उन्होंने ये करा तो मैं ये करूँगा, मैं पीछे क्यों रहूँ, राइट। जैसे ही इन्होंने यहाँ पे सीटो एंड सेंटो बनाया तो सोवियत यूनियन ने अपने जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए, किसके साथ? नॉर्थ कोरिया के साथ, नॉर्थ वियतनाम के साथ, इराक के साथ, राइट। इस तरीके से अलायंस बिल्डिंग सिस्टम बहुत तेज़ी से चल रहा था। इसके बाद जो चीज़ें हम समझेंगे, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, राइट, जो जैसे कि इंडिया था और बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, उन्होंने किस टीम को ज्वाइन किया? देखिए, उन्होंने ना फर्स्ट टीम को ज्वाइन किया ना सेकंड टीम को ज्वाइन किया, उन्होंने एक नई टीम बनाई, एक नया रास्ता ढूंढा, जिसका नाम इन्होंने बाद में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट दिया था, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैनी ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज आफ्टर गेनिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल पावर्स सच एज फ्रांस, ब्रिटेन एंड फ्रांस वर वरीड दैट दे वुड लूज देयर फ्रीडम एज सून एज दे गेन इंडिपेंडेंस। देखिए, अब जो ऐसी कंट्रीज जो नई नई इंडिपेंडेंट हुई थी, उनको ये डर था कि अगर हम अभी इंडिपेंडेंट, हमें फॉर्मल इंडिपेंडेंस मिली है, अगर हम फिर भी किसी ब्लॉक को ज्वाइन कर देते हैं तो क्या होगा कि फॉर्मली तो हम इंडिपेंडेंट होंगे, बट इनफॉर्मली हम डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी कंट्री पे। हम अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको लूज़ कर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी कंट्री को ज्वाइन करेंगे तो उससे हमें उसकी जो शर्तें हैं, जो उन्होंने रूल्स सेट करके रखे, उनको फॉलो करने होंगे, और क्या पता वो रूल्स हमारे हक में ना हो। तो ऐसा डर था इन नेशंस के बीच में, इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने ना फर्स्ट टीम को ज्वाइन किया ना सेकंड टीम को ज्वाइन किया, एक नया वे निकाला, एक नया रास्ता निकाला, जिसका नाम इन्होंने बाद में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट दिया था, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। और ऐसा था कि अगर वो एक ब्लॉक को ज्वाइन करते तो दूसरा ब्लॉक नाराज़ हो जाता, दूसरे ब्लॉक को ज्वाइन करते पहला ब्लॉक नाराज़ हो जाता, राइट। और ऐसा भी था कि अलायंस सिस्टम बनाने के बाद वो अलायंस बने ही नहीं रहता था, वहाँ पे क्रैक्स एंड स्प्लिट्स भी देखने को मिलते थे। क्रैक्स एंड स्प्लिट्स वर क्विक टू अपीयर। देखिए, अगर एक कंट्री किसी ब्लॉक के साथ ज्वाइन है तो इट डजंट मीन कि वो हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ी हुई है। कंट्रीज़ फिर भी इवन की सेम आइडियोलॉजीज़ के बाद भी लड़ जाती थी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं डरा रही थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, और इन्होंने इस वजह से एक नया वे निकाला। इन्होंने ना फर्स्ट टीम को ज्वाइन किया ना सेकंड टीम को, एक थर्ड वे निकाला। क्रैक्स एंड स्प्लिट्स फॉर क्विक टू अपीयर। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं अगर आपको बताऊं, चाइना जो है उसने 1950 या 1960 के दौरान जो उसका हेड था यूएसएसआर, उसके साथ क्वेरल कर दिया, उसके साथ एक चाल खेल दी। क्या करा कि उसने उसी के साथ लड़ाई स्टार्ट कर दी। उसने जो यूएसएसआर का एक प्रोविंस था सिंगिंग के नाम से, उसने उस टेरिटरी पे डिस्प्यूट स्टार्ट कर दिया और क्लेम करा कि ये हमारी टेरिटरी है। तो आप देख सकते हैं कि इवन की सेम आइडियोलॉजीज़ के बावजूद भी
कम्युनिज्म को जो कंट्रीज फॉलो कर रही थी वो भिड़ गई, और इसकी वजह से नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज थी जो वो कहीं ना कहीं इन अलाइन सिस्टम से दूर रहे. द अदर डेवलपमेंट वॉज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट which gave newly independent countries a new way of staying away from the either alliance. Yes. और इस कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जो एक अच्छी डेवलपमेंट हुई वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बना था, जिसने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को एक नया रास्ता दिया और अपनी जो डेवलपमेंट उस पर फोकस करने का एक रास्ता दिया, रैदर कि वो किसी को ज्वाइन करे और उनकी रूल्स को फॉलो करें, राइट. और नॉन अलाइनमेंट के फाउंडिंग मेंबर्स जैसे कि इंडिया था, इजिप्ट था और भी बहुत सारे नेशंस थे, राइट. तो ये थी कहानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की कंट्रीज़ की और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की. फर्स्ट टीम सेकंड टीम को पढ़ा, थर्ड टीम हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को भी पढ़े. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. देखिए इसके बाद जो आपके मन में एक और बड़ा सवाल आ सकता है वो ये है कि जो सुपर पावर्स हैं वो पावरफुल थी, राइट. उनके पास वेपन्स थे, बट फिर भी उन्होंने छोटी छोटी कंट्रीज़ को अपने ब्लॉक में क्यों लाया, अपनी टीम में क्यों लाया. देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो अगर दो ब्लॉक्स अगर हैं यूएस एंड यूएसएसआर, अगर यूएसए के ब्लॉक में बहुत सारी कंट्रीज़ ज्वाइन होती हैं, राइट, और यूएसएसआर के ब्लॉक में कम कंट्रीज़ ज्वाइन होती हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यूएसए की जो कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी है तो ऐसा लगेगा वर्ल्ड में कि कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी वो बेटर है. क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ उसको ज्वाइन कर रही हैं, राइट. तो फ़ायदा ये था सुपर पावर्स को कि अगर वो बहुत सारी कंट्रीज़ अपने स्पोर्ट में अपनी टीम में ला लेते हैं तो जो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी है वो जीत जाएगी, राइट. इसके बाद जो द स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स इन गेनिंग एक्सेस टू. देखिए अब एक तो ये कि अगर बहुत सारे नंबर्स बढ़ गए टीम में अगर नंबर्स बढ़ गए एक बात, और दूसरा ये कि जो स्टेट्स थी वो कहीं ना कहीं इन सुपर पावर्स की हेल्प भी कर सकती थी. कैसे? वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स. देखिए अब जो कंट्रीज़ है ना यूएसए या यूएसएसआर, वो उन छोटी छोटी कंट्रीज से मिनरल्स ले सकती थी और ऑयल ले सकती थी, वाइटल रिसोर्सेज ले सकती थी. तो इस चीज़ के लिए ये स्टेट्स हेल्पफुल थी. और उसके बाद टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स. यस. और जब वो कंट्रीज़ को अगर अपनी टीम में ले लेते तो वो उस कंट्री से अपने जो वेपन्स उनको लॉन्च करके दूसरी कंट्री में अटैक कर सकते हैं, राइट. अगर फॉर एग्जांपल यूएसएसआर यूएसए से बहुत दूर है एंड वो वहाँ से अपने वेपन्स लॉन्च नहीं कर पा रहा है, उतना रेंज नहीं है, तो यूएसएसआर क्या करेगा, वी हैव रीड अबाउट क्यूबा, तो वो क्यूबा पे अपने जो वेपन्स है वो वहाँ पे डाल देगा और वहाँ से अटैक कर देगा, राइट. एक इस चीज़ के लिए हेल्पफुल थे. लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई. अब अगर एक कंट्री फॉर एग्जांपल जो इंडिया है वो ज्वाइन कर, इंडिया ने तो किया नहीं था किसी को ज्वाइन, छोड़ो इस एग्जांपल को साइड पे रखते हैं. ऐसी कंट्रीज़ क्या हेल्प करती थी जो टीम में थी, वहाँ से अपनी फोर्सेस को वहाँ पे डाल के ये पता लगाया जा सकता था कि जो साथ वाली कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही है, राइट. इसके बाद इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मनी एलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे द मिलिट्री एक्सपेंसेस. यस. देखिए वॉर्स लड़ी जा रही थी तो एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए बहुत मेहनत लगती थी, बहुत इकोनॉमी की ज़रूरत थी. तो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए इन सभी कंट्रीज़ ये सभी कंट्रीज़ मिलके जो मेन ब्लॉक्स हैं उनकी मदद कर रहे थे. कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये सब फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सुपर पावर्स ने इन स्टेट्स को अपनी टीम में लाया, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसी के साथ जो अलाइज थे ना, यानी कि जो टीम्स में कंट्रीज़ थी वो इसलिए भी हेल्पफुल थे क्योंकि अलाइज वर इम्पॉर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजंस एज वेल. देखिए अलाइज कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल रीजंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी. क्यों? क्योंकि अगर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर एक ब्लॉक में ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, दूसरे ब्लॉक में कम कंट्रीज़ है, तो इसका ऑब्वियस सा मीनिंग क्या हुआ कि जिस कंट्रीज़ में ज़्यादा वो जो मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, तो वो कंट्री जीत रही है आइडियोलॉजिकल वॉर, राइट. तो इससे ये क्लियर हो जाता था कि अगर यूएसए में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो कैपिटलिज्म इज़ विनिंग, अगर यूएसआर में कंट्री ज़्यादा है तो सोशलिज्म इज़ विनिंग, राइट.
The loyalty of allies suggested that the superpowers were winning the wars of ideas as well, that liberal democracy and capitalism were better than communism or vice versa, same as I told you right now. देखिए अगर जो लॉयल्टी थी ना एलाइज की सुपर पावर्स के टवर्ड्स, वो ये रिप्रेजेंट करता था कि ये कंट्री जो आइडियोलॉजिकल वॉर है वो जीत रही है. अगर यूएसए में ज़्यादा कंट्रीज़ कनेक्टेड हैं, ज्वाइन है, तो इट मीन्स यूएसए जीत रहा है. अगर यूएसएसआर में ज़्यादा कंट्रीज़ ज्वाइन है तो इट मीन्स कि यूएसएसआर जीत रहा है. बट कन्फ्लिक्ट्स बने रहे, कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया यूएसए को भी, यूएसएसआर को भी. तो ये थी पूरी कहानी जो मैंने आपको थी बतानी. तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा पढ़कर, आपने इन्जॉय किया होगा इस टॉपिक को. तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.